हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग जीके और जीएस से रिलेटेड और साथ ही साथ करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज आपको बताते चले, ये जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी हाल ही में जो हुआ है वीडियो री एग्ज़ाम, उसका है ये क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं कि वीडियो री एग्ज़ाम में कैसा आया है और हम लोगों की तैयारी कैसे चल रही है और किस टाइप के पेपर या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कुल्लू घाटी को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देवदार की घाटी, देवताओं की घाटी, बर्फ़ की घाटी या फिर फूलों की घाटी। इन चारों में से आपको बताना है सही ऑप्शन क्या रहेगा। तो कुल्लू घाटी को बी ऑप्शन सही है। यहाँ देवताओं की घाटी के नाम से जानते हैं हम लोग। देवताओं की घाटी, कुल्लू घाटी। यहाँ पर एक मंदिर आपको बताते चले फेमस है, बिजली महादेव, जहाँ पर प्रतिवर्ष बिजली गिरती रहती है। आप लोग अगर जो अक्सर देखे होंगे यूट्यूब वगैरह पे इससे रिलेटेड वीडियो। और आपको बताते चले कुल्लू घाटी सेब उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है और कुल्लू घाटी में ही एक जगह है मनाली, वहाँ पे लोग घूमने के लिए, पर्यटन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और फूलों की घाटी के बारे में बताते चले, डी ऑप्शन जो दिया हुआ है। तो फूलों की घाटी जो कि राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये उत्तराखंड के चमोली में स्थित है और इसे विश्व विरासत घोषित किया गया है या विश्व धरोहर घोषित किया गया है फूलों की घाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दुनिया के पहले 2000 नहीं है 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है, जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ये रोड के दोनों साइड आप देखते होंगे ऐसे बैरियर लगा रहता है स्टील का, और ये बीच में रोड होती है कि कोई भी गाड़ी या एक्सीडेंट होकर के रोड से बाहर ना चली जाए या खाई में ना गिर जाए, इस तरीके से वहाँ पे बैरियर लगा होता है, जो कि स्टील का होता था या फिर एल्युमिनियम का बना हुआ। अभी उसको रिप्लेस करके बैम्बू से बना हुआ बनाया गया है। ये कहाँ पे स्थापित है, उसका नाम क्या है, तो महाराष्ट्र में ये स्थापित है, बहुबल्ली यहाँ पे इसका नाम है। ए ऑप्शन सही है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, बहुबल्ली। इसको बहुबल्ली नाम से संबोधित किया जाता है। विदर्भ में वाड़ी वरोरा हाईवे पर है और ये लगभग 200 मीटर के दायरे में है। 2000 यहाँ पे गलत हो गया है, 200 मीटर के दायरे पर है और यह चंद्रपुर और यवतमाल जिले को जोड़ता है। किस जिले को जोड़ता है, अगर जिस तरीके क्वेश्चन बदल जाए तो ये चंद्रपुर और यवतमाल जिले को जोड़ता है। इसमें बम्बू बनाने के लिए कौन सा बांस इस्तेमाल किया गया है, तो आपको बताते चले, बम्बूसा बालकोआ प्रकार का बांस, बम्बूसा बालकोआ इस प्रकार का बांस इसमें इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में नासा ने एरोसॉल्स के लिए मल्टी एंगुलर इमेजर के मिशन को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है। तो आपको बताते चले, ये एरोसॉल क्या होता है, जो बहुत आप लोग PM 2.5 या PM10 इस टाइप का सुने होंगे। ये पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, जो कि हमारे शरीर में जा कर के हमको नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब फेफड़े का कैंसर और इस तरीके से अस्थमा टाइप की बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, रूस, USA, इटली, जापान। किसके साथ ये किया है कि जो बड़ी आबादी वाले या सबसे घनी आबादी वाले शहर हैं, उनको प्रदूषित करने वाले छोटे वायु कणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव की जांच करने के लिए इसमें इटली के साथ, इटली यहाँ पे दिया हुआ है ना, इटली की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका नाम है ASI, इसके साथ साझेदारी कर रहा है। और आपको बताते चले, ये 2024 के अंत में यह लॉन्च भी कर देगा, यह मिशन लॉन्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका सीधे आंसर हम लोग देखते हैं, डी ऑप्शन है, हरियाणा। हरियाणा में बनावली सिंधु घाटी सभ्यता है। और कभी कभी पूछ लेता है किस नदी के किनारे है, तो रंगोई नदी के किनारे पर यह हरियाणा में स्थित है, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, यहाँ पर एड्स लिखा होना चाहिए। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है 27 मार्च, 28 अप्रैल और 1 दिसंबर और 18 मई। इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपको बताते चले कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल है, तो ये है 18 अप्रैल विश्व धरोहर या विश्व विरासत स्थल दिवस मनाते हैं। और 18 मई, ये हम लोग का आंसर सही होगा, डी ऑप्शन। 18 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। अभी हाल ही का है, तो इसलिए ये पूछा है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। और 27 मार्च यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है, ये है विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं, विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं, और 28 मार्च को
एड्स टीकाकरण दिवस और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पे है सतत विकास, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत अवक्षय या खाद्य सुरक्षा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको बता दें, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें विश्व के सारे देश इस प्रोटोकॉल पे सहमत हैं और ये है ओजोन परत क्षरण से रिलेटेड। ओजोन परत क्षरण से रिलेटेड यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसको बनाया कब किया गया था? तो ये 16 सितंबर को बनाया गया था 1987 में। 16 सितंबर 1987 है ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? यहाँ पर दिया है दृष्टि का स्थायित्व। दृष्टि का स्थायित्व है तो वो दोषी नहीं है। जरा दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि ये दोष में आता है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि और जरा यानी कि बुढ़ापे में जो आता है। लेकिन दृष्टि का जो स्थायित्व है ये दोष नहीं है, तो इसलिए हम लोग का ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IARI यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूना कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया है? तो इसको बताते चले, हर साल नई दिल्ली में यह आयोजन होता है। इस वर्ष हुआ है 2 मार्च से 4 मार्च के बीच में। आपको बताते चले कि ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इसके निर्देशक हैं डॉक्टर AK सिंह। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्न में से किस राज्य में लोकप्रिय है? ये भी इजी क्वेश्चन है। ये बिहार में है। बिहार का मधुबनी फेमस है। मधुबनी पेंटिंग आप लोग देखते हैं, इसमें कोई मतलब एक सपाट चित्र बनाते हैं। ये 2 तरीके का होता है, एक अल्पना होता है और एक जो कोहबर बोलते हैं वो होता है। यहाँ पर लोक चित्रकला शैली मधुबनी भारत में किस राज्य से लोकप्रिय है? तो ये है बिहार का। बिहार में मधुबनी एक जगह भी है जहाँ की मखाना की पैदावार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। और इसका जो मधुबनी शैली है, इसके जो प्रमुख चित्रकारों में सीता देवी हैं, गोदावरी दत्त हैं, भारती दयाल और बुला देवी। सीता देवी और बुला देवी पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है मधुबनी चित्रकार, और इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ नहीं है? ग्रोथ है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है। ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मित्र पुस्तक के लेखक हैं जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं। तो आपको बताते चले, ये हैं डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। यहाँ पर ये IAS हैं डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। इन्होंने एक किताब लिखी है जो 1796 से, आपको पता होगा टीके की खोज जो हुई थी, वैक्सीन स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स यानी कि चेचक की खोज। तो चेचक की खोज कब हुई थी? तो सॉरी 1796 में चेचक की खोज की हुई थी। किसने किया था? तो ये किया था आपके एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर का नाम सुने हुए, इन्होंने सबसे पहले चिकन पॉक्स टीके की खोज की थी। और भारत में कोविड महामारी के दौरान जो टीके की सीरम इंस्टीट्यूट ने टीके की खोज की और वैश्विक और आर्थिक प्रभाव, पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा इस वैक्सीनेशन का, तो इसके बारे में इन्होंने डिटेल से लिखा हुआ है बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान जो मूल भारतीय संविधान है निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? इससे संविधान में आपको बताते चले, ये सब क्वेश्चन आपके जो कौन बनेगा करोड़पति उसमें भी पूछा हुआ है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, बाला साहेब गंगाधर खेर या BR अम्बेडकर या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो सही ऑप्शन जो होगा वो D ऑप्शन होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने लिखी थी मूल भारतीय संविधान। आपको बताते चले कि जो हम लोग के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान को जो लिखने की शैली अंग्रेजी में लिखी हुई है, बाद में इसका अनुवाद किया गया है। तो ये जो लिखने की शैली इटालियन शैली में उन्होंने इसकी सिफारिश की थी कि आपको इटालियन शैली में लिखना था। संविधान के बारे में बताते चले, इसकी मूल कॉपी का वजन जो है वो 13 किलोग्राम है और इसका जो पेपर भी है लिखने के लिए वो बाहर से लाया गया था और इसको पूरा करने में टोटल 6 महीने का टाइम लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, सत्यभामा दास बीजू, समीर के ब्रह्मचारी या जगदीश चंद्र बोस। इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो अभी ये हैं सत्यभामा दास बीजू, ये हैं आपके द फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया, इनको बोला जाता है। ये एक जीव विज्ञानी हैं और इन्होंने नई प्रजातियों की खोज की है, कई नई प्रजातियों, लगभग 100 से अधिक उभयचरों की खोज की है, जिसमें से आपको बताते चले 57 ऐसी प्रजाति हैं जिनको ये लुप्त प्राय हुआ या खोई हुई प्रजातियों के रूप में इन्होंने सूचीबद्ध किया है। और जो इन्होंने नई एक पर्पल फ्रॉग खोजा है, और पर्पल फ्रॉग और भी कई फ्रॉग हैं, मतलब ये
आपके फ्रॉग यानी कि मेढक से रिलेटेड कई ये प्रजातियों की खोज कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारण पर ध्यान केंद्रित करता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, क्षतिपूरक वनीकरण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो डी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको NGT बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये है आपका जो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारण पर ध्यान देता है, और इसको जो मिला है मतलब क्षमता जो है वो एक न्यायालय के समान ही है। वो इस पर सुनवाई भी कर सकता है और इसकी जो क्षतिपूर्ति के लिए आदेश भी दे सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ध्यान केंद्रित करता है इस चीज़ के, ध्यान दीजिए। एक चीज़ और पूछता है इसमें कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना वर्ष है 5 मई 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। 5 मई 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जो है स्थापना की गई थी। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो ये है भोपाल में, और अध्यक्ष इसके हैं आदर्श कुमार गोयल। अभी हाल फिलहाल नियुक्ति है आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्कत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया? ये करंट से भी रिलेटेड है और GK GS से भी आप बोल सकते हैं। करंट नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले 2021 में ही इसको मिला था। 2021-22 से सभी 2 साल से भी पुराना हो गया है, तो करंट में नहीं कर सकते, इसको GS का ही क्वेश्चन कर सकते हैं। दिया हुआ है पोचमपल्ली, पट्टदकल या हम्पी या कोडाईकनाल। तो उसका सही आंसर होगा पोचमपल्ली। अब ये पोचमपल्ली है कहाँ? तो आपको बता दें, ये पोचमपल्ली जो गांव है इसको 2021 नवंबर 2021 में इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया है। और 2004 में इसे GI टैग, जो इक्कत है पोचमपल्ली का इक्कत, इसको GI टैग भी मिला हुआ है 2004 में। इसको 2004 में GI टैग मिला हुआ है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। और ये है तेलंगाना में। पोचमपल्ली कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अनुचित युग्म है। लिंगराज मंदिर, सोमवंशी राजवंश, खजुराहो चोल राजवंश, हम्पी स्मारकों का समूह विजय राजवंश या फिर हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश। इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो आपको बताते चले, इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। ये अनुचित है। अनुचित क्यों है? यहाँ पे चोल नहीं होगा, ये होगा चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल राजाओं के द्वारा 950 से लेकर के 1050 तक किया गया है। 950 से 1050 तक के बीच में किया गया है, ईस्वी के बीच में इसका निर्माण किया गया है, लगभग 100 साल के अंदर। निम्न में से किस नदी को बंगाल की शोक के रूप में जानते हैं? ये तो इजी था, आपका GS से रिलेटेड क्वेश्चन है। महानदी, दामोदर नदी, कोसी या गोदावरी। तो बंगाल का शोक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। और एक क्वेश्चन और मस्ट है, फेमस है, बिहार का शोक, तो वो है कोसी नदी। दामोदर बंगाल का शोक के रूप में हम लोग जानते हैं। निम्न में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी ग्रोवर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर अहमदाबाद। तो ये फोर्ट जो बना था ग्लॉस्टर, ये कहाँ बना था? कोलकाता में। तो बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में हेनरी ग्रोवर के द्वारा कोलकाता में पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई। अब यहाँ पे चेन्नई, मुंबई और अहमदाबाद है, तो आपको बताते चले मुंबई में आधुनिक सूती जो कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1854 में बॉम्बे में की गई थी, पारसी समुदाय के द्वारा। इसका नाम रखा गया था स्पिनिंग एंड वीविंग मिल। इसके द्वारा हम लोग को जो आधुनिक कपड़ा मिले हैं वो देखने को मिलता है। 1854, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री से रिलेटेड है, GS रिलेटेड। भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली या धज्जी देवारी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो इसमें आपको पिक्चर भी इंसर्ट कर देंगे, आप लोग देखिएगा। धज्जी किसको बोलते हैं? जो बुनाई की गई रहती है छोटे छोटे धागों से, उसको धज्जी बोलते हैं। तो ये जम्मू और कश्मीर में है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। जैसे रजाई में छोटे छोटे टाँके लगा करके रुई को रोकते हैं ना, तो इसी तरीके से धज्जी बोलते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे गद्दे बनाए जाते हैं। और मकान का जो निर्माण है ना, तो वो लकड़ियों को आड़े तिरछे रख करके बीच में उसके पत्थर, मिट्टी, ईंट कुछ भी डाल करके बनाते हैं, भूकंप रोधी है। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जम्मू कश्मीर।
आप पुराने अगर जो आप लोग देख रहे होंगे कश्मीरी पंडितों के मकान, तो वो मैक्सिमम धज्जी देवरी प्रणाली पर ही बने हुए हैं। निम्न में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? पारादीप, हल्दिया, तूतीकोरिन, कांडला बंदरगाह। तो इन सारे बंदरगाहों से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है और इसमें भी पूछा हुआ है। इससे रिलेटेड पूरे बंदरगाहों से एक क्वेश्चन पेपर हम बनाने वाले हैं MCQ के थ्रू। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो जो दीनदयाल बंदरगाह है ये रखा गया है गुजरात के कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है कांडला बंदरगाह। इसी का नाम अब बदल करके दीनदयाल बंदरगाह के नाम से हम लोग जानते हैं। उड़ीसा में देखते हैं पाराद्वीप कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। हल्दिया में है, हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। और तूतीकोरिन ये प्राकृतिक सबसे गहरा बंदरगाह भी बोलते हैं, तो ये है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? चितरंजन दास है, मैडम भीकाजी कामा है, श्यामजी कृष्ण वर्मा है, मदन लाल ठींगरा। इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? इसको आप लोग गेस करिए। इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन हो गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में एक इंडिया हाउस बनाया गया था, जहाँ से ये लोग अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाते थे और गतिविधियों को अंजाम देते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस, ये सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन से आदर्श, अच्छा आपको बताते चलिए ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना, ये सारे आपके PCS लेवल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो आपको ऊपर मैंने पढ़ाया है कौन सा था कि चंदेल राजाओं के द्वारा जो निर्माण किया गया है, इससे रिलेटेड हो गया, या सूती वस्त्र उद्योग जो है फोर्ट ग्लास्टर के द्वारा, ये सब है आपका PCS लेवल का क्वेश्चन। निम्न में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियां बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए? तो मौलिक अधिकार है, गांधीवादी सिद्धांत है, समाजवाद है, या राज्य नीति निदेशक सिद्धांत। तो आपको बताते चले इसका डी ऑप्शन सही होगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। डी ऑप्शन सही है, क्यों? क्योंकि राज्य की जो नीतियां हैं, हम लोग के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य के नीति निर्माण की जो नीति निर्माण के समय आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। इसकी अवधारणा कहाँ आई नीति निर्देशक सिद्धांत की? तो ये है आयरिश संविधान से, और ये संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में है अनुच्छेद, आपको बताते चले 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनका वर्णन है, भाग 4 में है, भाग 4 में। और इसका अवधारणा कहाँ से आया? तो ये आयरिश संविधान से। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टैगोर, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान। तो जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, तो नो डाउट ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद अगर जो हम दूसरे पुरस्कार की बात करें, इसके बाद जो आता है तो वो साहित्य अकादमी पुरस्कार आता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार आता है। अभी हाल ही में 57वां पुरस्कार मिला है कोंकणी भाषा, यानी कि गोवा के एक लेखक हैं, कोंकणी भाषा के लेखक, इनका है दामोदर मौजो। नाम लिखते हैं दामोदर मौजो, सॉरी फिंगर से इतना साफ नहीं लगा। दामोदर मौजो ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं, गोवा के रहने वाले हैं। इनको 57वां पुरस्कार मिला हुआ है। आपको बताते चले जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो भारतीय भाषाएं संविधान के द्वारा वर्णित हैं 22, उन्हीं से रिलेटेड लेखकों को मिलता है। निम्न में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? ये साइंस से रिलेटेड GS का क्वेश्चन है। मेथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, या इथेनॉल है? सही ऑप्शन होगा मेथेनॉल। वुड अल्कोहल या कास्ट अल्कोहल भी कहते हैं, इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। मेथेनॉल कहीं कहीं अगर जो मिथाइल अल्कोहल लिख करके आया तो वो भी सही है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CH3OH, ये इसका रासायनिक सूत्र है मेथेनॉल का या फिर मिथाइल अल्कोहल का। अच्छा, अब इसको बता दें कि वुड अल्कोहल क्यों कहते हैं, वुड या कास्ट अल्कोहल? क्योंकि एक समय में ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त की जाती थी, इसी के लिए इसे वुड अल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SHG और BLP स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? ई संरक्षा, ई शक्ति, ई शांति या ई समृद्धि? अब एक कॉमन सेंस लगाइए, ये थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चन है, अभी करंट से भी रिलेटेड है। ये बोला गया है
कि अगर जो स्वयं सहायता समूह और बैंक लिंकेज कार्यक्रम को डिजिटल करके हम लोग लिंक करते हैं तो क्या होगा, शक्ति बढ़ेगी। तो ये बैंकों की शक्ति बढ़ेगी या इन सहायता समूहों की शक्ति बढ़ेगी, तो ई शक्ति यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के लिए इसका नाम भी ई शक्ति ही रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत और क्यूबा, अजरबैजान और तजाकिस्तान। क्यूबा और नेपाल, सही ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। अजरबैजान और तजाकिस्तान को अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। लेकिन अभी और रिसेंट में अगर जो हम लोग देखें 30 जून को, तो 30 जून को एक देश है बेलीज़, उसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और ये अजरबैजान और तजाकिस्तान का जो करंट का क्वेश्चन है ये मार्च का है। मार्च 2023 में अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया घोषित किया गया था। अभी 30 जून को बेलीज़ को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। बेलीज़ एक देश है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कुल 42 और एक क्षेत्र 42 नहीं 43 हैं ऐसी जगह जिसको मलेरिया 42 जगह हैं प्लस एक क्षेत्र है, इसे अभी तक WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। भारत की बात करें तो भारत भी अपना कुछ लक्ष्य बनाता है, जैसे टीबी उन्मूलन। तो मलेरिया उन्मूलन का जो भारत सरकार का लक्ष्य है वो 2027 तक है। 2027 तक भारत मलेरिया से मुक्ति का लक्ष्य रखा है। मलेरिया दिवस की बात करें, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाते हैं। 25 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है? ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे वो होते हैं जो कार्बन न्यूट्रल होते हैं, जीरो कार्बन न्यूट्रल होते हैं। तो ये पहला जो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है रूपसी लीलाबरी हवाई अड्डा, डोनी पोलो हवाई अड्डा है या पाक्योंग हवाई अड्डा है? इसके पहले आपको बता दें पहला जो ग्रीन फील्ड उत्तर पूर्वी भारत का है तो पाक्योंग है जो कि सिक्किम में स्थित है। लेकिन अभी उससे भी ज़्यादा उत्तर पूर्वी में हो गया है डोनी पोलो। डोनी पोलो कहाँ का है? तो ये डोनी पोलो जो है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का। भारत में कुल अभी तक 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की व्यवस्था की गई। 11 बन के या 12 बन करके तैयार हैं और टोटल 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की बात कही गई है भारत सरकार के द्वारा। और ये बना कब है? तो ये बना है आपका नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में ये नया डोनी पोलो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन PM मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित जल निकायों में कौन सी दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्यों टफ क्वेश्चन है? क्योंकि पुलिकट, सांभर, ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में ज़रूर हम लोगों ने सुना है। गेटाले तालाब या गेटाले पॉन्ड, इसके बारे में थोड़ा सा कम हम लोग जानते हैं। सही आंसर इसका गेटाले पॉन्ड ही है। यहाँ पर अब आपको इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताते चले। ये गेटाले तालाब जो है या पॉन्ड ये इथोपिया में है, वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा बना हुआ है। ये थोड़ा गर्म ही है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला अगर जो हम लोग देखें तो तुर्की का वॉन लेक आप लोग देखे होंगे, वॉन लेक, जिसकी लवणता है 330%। और दूसरे नंबर पे आता है डेड सी मतलब मृत सागर जो कि इजराइल में है, उसकी लवणता है 240%। और ग्रेट सॉल्ट लेक यहाँ पर जो दिया हुआ है सी ऑप्शन सॉरी ये दोनों मैच हो गया, ये सी ऑप्शन है। तो यहाँ पर दिया है इसका है 220% है। लेकिन गेटाले तालाब की बात करें तो इसकी अगर जो 1 किलोग्राम आप पानी ले रहे हैं तो उसमें से लगभग 43.3% यानी कि इसका जो प्रतिशत है वो है 433% ये लवणीय जल है। तो यहाँ पर गेटाले तालाब ही सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो अगर जो सबसे पुरानी मौजूदा रचना का है तोलकप्पियम, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन तोलकप्पियम, ये तोलकपियार के द्वारा लिखा हुआ है और व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। साथ ही साथ ये उस समय की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी ये उसकी भी जानकारी देता था। तोलकप्पियम यहाँ पर सही आंसर है। 1 वीक 1 लैब थीम पर आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? इसरो से या BRC यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या PRL यानी कि भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। तो 1 वीक 1 लैब जो है वो है आपका CSIR
यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन CSIR NCL यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है, इसके द्वारा ये किया गया है 1 वीक 1 लैब थीम आयोजित किया गया है। इसमें आपको बताते चले कि 1 वीक ये है समाज के लोगों को, मतलब समाज को इस जितने भी वैज्ञानिक खोज हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहा है, उन सब के बारे में बताने के लिए समाज के बीच में जा कर के ये सारा अपना अनुसंधान और वो प्रयोग करते हैं। तो 1 वीक 1 लैब आपका CSIR से रिलेटेड है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार से रक्षा करता है? अच्छा, जो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के द्वारा दिए गए हैं उनमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारत के साथ साथ विदेशियों को भी मिलते हैं। उनमें से अनुच्छेद 21 है, ये बी ऑप्शन। ये है इस संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा किया जाता है, अनुच्छेद 21। इसमें कहा गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाएगा। ये नागरिक और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, पृथ्वी, बुध, यूरेनस और मंगल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा यूरेनस। यूरेनस क्यों सही होगा? और जोवियन ग्रह किसे कहते हैं आपको बताते चले। सूर्य के बाद जितने भी ये ग्रह हैं, तो आपको पता होगा कि मंगल ग्रह के बाद यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन 4 ग्रहों के बाद एक बेल्ट पाई जाती है जो छोटे छोटे धूमकेतु या छोटे छोटे पत्थरों से भरी हुई है। उसके बाद जितने आते हैं ग्रह, जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे क्या हैं? गैसीय ग्रह हैं। तो इन गैसीय ग्रहों को जो बाद में बहुत टाइम लेकर के ठंडे हुए हैं, इनको जोवियन ग्रह कहते हैं। और आपको बता दें, पृथ्वी, बुध, मंगल और शुक्र, इनको क्या बोलते हैं? इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह क्योंकि ये जल्दी ठंडे हो गए थे और ठंडे होने के साथ साथ ये ठोस भी हैं। ठंडे और ठोस है, मतलब अभी शुक्र तो और बुध तो ठंडा नहीं है, लेकिन ये ठोस है। लेकिन इसके बाद जितने भी हैं, बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए और शनि हो गए, सॉरी बृहस्पति, शनि और आपका यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे क्या हैं? गैसीय ग्रह हैं। तो ये गैसीय ग्रह और पार्थिव ग्रहों के कारण इनको जोवियन ग्रह कहते हैं। यूरेनस यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। आई होप आप लोग जोवियन ग्रह किसे कहते हैं समझ गए होंगे। निम्न में से किस संस्था ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? आपको बताते चले, ये जो क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया, ये पहली बार नहीं किया गया है। अभी इसका हॉट परीक्षण किया गया है 2018 में, लेकिन यहाँ पर दिया है उड़ान के लिए। उड़ान के लिए मतलब यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, इसको उड़ान पर जाने के लिए स्वीकृति मिला है मार्च 2023 में। मार्च 2023 में मिला हुआ है। और चंद्रयान 3 को ऊपरी चरण में, जब मतलब वातावरण बहुत ठंडा हो जाता है, उस टाइम यह शक्ति प्रदान करेगा। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताते चले कि किसने किया है। तो ये सी ऑप्शन सही है, इसरो ने किया है। इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में बोलते हैं, इसने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का आपका परीक्षण किया है। अभी रॉकेटरी एक मूवी आई थी, उसमें आप लोग नाम्बी नारायण के नाम सुना होगा। तो वो हम लोग के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्रायोजेनिक इंजन के बारे में खोज किया था, मतलब भारत के लिए। एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षण च्युइंगम गम की एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है? अच्छा, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एस्कॉर्बिक एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कौन सा ऐसा है जो कि आपके एंटासिड में आता है, टूथपेस्ट में आता है और च्युइंगम का एक घटक है और सौंदर्य प्रसाधनों के भराव में? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, आप लोग शैम्पू के बॉटल वगैरह पर भी या पाउडर में इस तरीके से देखे होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम। तो ये मध्य प्रदेश का है, मध्य भारत का है मटकी। और ये मध्य प्रदेश के जो आपको बता दें खाना बदोश हैं, उनका ये पारंपरिक नृत्य है, मटकी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बताइए। मैंने अभी कुछ ही वीडियो डाला है, उसमें ये डाला था छत्रपति संभाजी, इसके बारे में डिटेल नहीं बताना। छत्रपति संभाजी का नाम बदल करके, मतलब औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी कर दिया गया है। एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? ये आपका थोड़ा सा नया है क्योंकि अभी हाल ही में कब, 5 मार्च की बात है। 5 मार्च 2023 में इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है KM स्टालिन ने। तो आप लोग जान ही गए होंगे, तमिलनाडु राज्य में है। किलाड़ी संग्रहालय, डी ऑप्शन सही है। किलाड़ी संग्रहालय
का उद्घाटन 5 मार्च 2023 को एम के स्टालिन ने शिवगंगा जिले में किया है, जो कि संगम युगीन तमिल जीवन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। निम्न में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है? तो वो क्या है? IMS है या ICMR है, नीति आयोग है या एम्स है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। ICMR ने ये दिशा निर्देश AI यानी कि इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। यहाँ पर बी ऑप्शन है ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा टफ है, PCS लेवल का है, आपको बताते चले, क्योंकि PCS की तैयारी करते समय हम लोगों ने पढ़ा है। भारत में VOC यानी कि वेरिंगडे उस्टानिशे कंपनी जो है VOC है, यहाँ पर दिया हुआ है, का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? डच, पुर्तगाली, फ्रेंच या ब्रिटिश? तो ये सारा है, मतलब ये डेनिश उसमें है। यहाँ पे उस्टनडिशे दिया हुआ है, तो आप लोग इससे ध्यान दीजिए, ये डच है। थोड़ा सा हिंट लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा टफ था। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों के द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है। यह अभ्यास असम राज्य के निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया है? असम में आपको पता है बाढ़ बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, जहाँ वहाँ के निवासियों के साथ साथ जो मानस है और काजीरंगा है, इन सब जो नेशनल पार्क्स हैं, उनके जो जीव हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो ये दिहांग, मानस, बराक या कोपिली क्या सही होगा? तो ये अगर जो आपको बात करें तो ये बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया गया था मानस में, मानस नदी पर ही किया गया है। मानस नदी के हाग्रामा पुल पर ये जल राहत एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया गया है। कब आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था 16 मई को ये आयोजित किया गया है। भारतीय सेना के एक गजराज कोर है, गजराज कोर भारतीय सेना का है, उसने ये आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? वन की खेती का विज्ञान है या मछली पकड़ने का विज्ञान है, रेशम के कीड़े उगाने का विज्ञान है या भेड़ पालने का विज्ञान है? तो सिल्वीकल्चर तो सिल्वर मतलब सिल्क या ऐसा मत कुछ समझ लीजिएगा, या वन की खेती का विज्ञान है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्यों सही है अब इसका ये जान लीजिए। जो सिल्वी शब्द है ये एक लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है वन, और कल्चर मतलब होता है कि संस्कृति या उसकी उत्पाद कैसे बढ़ रहा है। तो सिल्वीकल्चर आपका है, वनों की खेती का विज्ञान है। और आपको बताते चले सिल्वोलॉजी बोलते हैं वनों और वृक्षों के वैज्ञानिक अध्ययन को। सिल्वीकल्चर, जहाँ कल्चर है तो वहाँ पे खेती का विज्ञान है, और उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसको लॉजी शब्द लास्ट में लगा रहता है, लॉजी, तो वो सिल्वोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब? इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। औरंगजेब ने शुल्क मुक्त मतलब कोई टैक्स नहीं, टैक्स फ्री आप लोग इसमें व्यापार करिए बंगाल में। जहांगीर का है तो जहांगीर के बारे में भी आप जानते हैं, उसने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी थी, लेकिन ये कहाँ पे दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो ये सूरत में 1613 ईस्वी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक व्यापारिक कोठी जो है वो खोला। और जहांगीर के बाद अकबर की बात करें, अच्छा जहांगीर के शासनकाल में कौन मतलब अंग्रेज आया था? तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो जो औरंगजेब था वो थॉमस रो था, थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया है। और अकबर के दरबार में कौन आया था? तो रॉल्फ फिंच आया था, रॉल्फ फिंच आया था। ये आया था 1588 में रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आया था। ये पहला अंग्रेज व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में आया था। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? और इसका एक और है पार्ट, मतलब 2 भाग में आयोजित किया गया है, तो वो भी हम सोच रहे हैं जीएस का क्वेश्चन आप लोगों को ले आए, डिटेल में समझाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, और साथ ही साथ आपके कुछ सुझाव हो या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, और कुछ नहीं करते हैं तो एटलीस्ट लाइक करके तो जाया करिए, जिससे मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।